Yes, very good afternoon to all. We are going to start our next lecture. आज हम आगे इससे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने सीखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ओमिशंस को हम इससे पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यूजेस हो या फिर ओमिशंस। Okay, so uses and omissions of present indefinite we have done so far. Is that clear? So present indefinite में तीन चार चीजें बेसिक्स आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे यहाँ पे डू है और यहाँ पे ईएस लगा दे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म डज बन जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। यही हेल्पिंग वर्ब है। यही क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक, और आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते समय खास ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही हो, सी हो, इट हो या फिर कोई नेम हो, और प्लस क्या हो बच्चों? प्लस कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो जो वर्ब लगेगी बेटा वो क्या लगेगी? फिफ्थ फॉर्म लगेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फिफ्थ फॉर्म लगेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, हमें सेंटेंसेस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इससे पहले और आगे इससे सीखें। अब तक प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको सिखा चुका हूँ यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। सीक्वेंसेस के लिए आप मेरी पहले की क्लासेस भी देख सकते हो, और पहले की क्लासेस में फ्रेश बैच में मैंने आपको शुरू से सिखाया है सेंटेंसेस के बारे में। उसके बाद फिर टेंस का टॉपिक स्टार्ट किया है। इसके सीक्वेंसेस क्या क्या हैं, किस प्रकार से हैं, वो मैं पहले सिखा चुका हूँ। आगे इसी में पढ़ रहे हैं। और यूजेस में अब तक जो पढ़ा है हमने, अब तक जो हमने इसके यूजेस में पढ़ा है वो एक बार फिर से मैं आपको रिबैक कर दूं। सो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा यूटी को। क्या हो? यूटी। यूटी का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूटी का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी सेंटेंस में यूटी दे रखा है, सेंस दे रखी है यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो कौन से टेंस का यूज होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको समझ में नहीं आता, आपको हो सकता है मेरी बात सुनने में समझ में ना आए। हर एक बच्चा लिखता रहे सारी चीज़ें अपनी नोटबुक के अंदर। सो पहले मैंने आपको करवाया यूटी। यदि यूटी की सेंस है यानी यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है तो आपको किस टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना। एग्जाम्पल्स आपसे कोई पूछे तो एग्जाम्पल हो सकता है The sun rises in the east. The sun rises in the east. ये एग्जाम्पल है बेटा किसका? यूनिवर्सल ट्रूथ का। ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको सिखाया, ये था नंबर फर्स्ट। नंबर टू क्या था? नंबर टू जो आपको खास ध्यान देना है, रूटीन वर्क हो आपका। क्या हो? रूटीन वर्क हो। ठीक है, रूटीन वर्क हो, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस सिलसिले में हैबिचुअल एक्शन भी है। क्या है? हैबिचुअल एक्शंस है। हैबिचुअल एक्शन है तो भी कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा।
और इसमें बेटा किस प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं? देखो, ऑलवेज हो, क्या हो हैबिचुअल एक्शन में, ऑलवेज हो, डेली हो, सेल्डम हो, ऑफन हो, नेवर हो, ठीक है। उसके बाद हैबिचुअली हो, रेगुलरली हो, क्या हो हैबिचुअली, रेगुलरली, हैबिचुअली, नेवर, हैबिचुअली, उसके बाद नेवर, ठीक है, हैबिचुअली हो, उसके बाद रेगुलरली हो, क्या हो रेगुलरली। ये सर्टेन वर्ड्स जहां पे यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो टेंस कौन सा यूज होगा बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। ठीक मेरे यहाँ पे दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कुछ सर्टेन वर्ड्स मैंने लिख रखी हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इन सब को आपको ध्यान में रखना है। ये किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं तो ये किसकी सेंस देते हैं? रूटीन वर्क या फिर हैबिचुअल एक्शन की सेंस देते हैं। इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल है आई टेक वर्ब है, आई टेक वर्ब टी रेगुलरली, आई टेक टी रेगुलरली, आई टेक टी रेगुलरली। ये सेंटेंस है आपका। ठीक इस तरफ आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं, आई टेक टी रेगुलरली, इस तरह लिखिए। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, क्या इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी या फर्स्ट लगेगी? फर्स्ट लगेगी, फिफ्थ तो नहीं लग सकती। हालांकि अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव यदि सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसी में किसका यूज होता है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी होता है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का भी होता है। क्लियर है? लेकिन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म तभी आएगी जब सब्जेक्ट के रूप में कंडीशंस क्या क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही सी इट या किसी का नाम। यहाँ पे ऐसा नहीं है तो यहाँ पे टेक का क्या रह जाएगा? टेक ही रह जाएगा। कौन सा टेंस लगा? क्लियर हो गया? नंबर 3। नंबर 2 ठीक है। नंबर 4 परमानेंट। नंबर 4 क्या है? परमानेंट। परमानेंट एक्शन के लिए भी कौन से टेंस का यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना है। जैसे आई लिव इन पटना, आई लिव इन पटना। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए लीव वर्ब है, कौन सा टेंस यूज हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, मैं पटना में रहता हूँ। इज दैट क्लियर? परमानेंट एक्शन जितने भी हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज किया। ठीक है। अब इसके आगे नंबर 5 पॉइंट समझते हैं। 4 यूजेस यूटी के बाद, परमानेंट एक्शन के बाद अगला यूजेस क्या क्या है? सो नंबर 5 पे जो है वो आपकी रनिंग कमेंट्री है। क्या है? रनिंग कमेंट्री। रनिंग कमेंट्री है, रनिंग कमेंट्री। यदि रनिंग कमेंट्री है तो कौन से टेंस का यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। रनिंग कमेंट्री क्या होती है बेटा? आंखों देखा हाल। ठीक है, आपने क्रिकेट मैच की कमेंट्री को सुना होगा। ठीक है, कॉमन में वहाँ पे एक मिस्टेक्स कर देते हैं कि जब आप लगातार बोल रहे हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। कौन से टेंस का यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल के तौर पे है सचिन, सचिन हिट वर्ब है यहाँ पे, सचिन हिट अ बाउंड्री, सचिन हिट अ बाउंड्री। ये आपका भी एग्जाम्पल है, सचिन हिट अ बाउंड्री। अब इस सेंटेंस में आपको फिलअप करना है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को, तो आप क्या करेंगे? हिट्स हो जाएगा। क्यों बेटा?
क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, किसी का नेम है, नेम के साथ वर्ब की फिर फॉर्म लगनी है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्ब के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, वर्ब के साथ क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, क्योंकि रूल ये कहता है यदि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कोई वावल है, तो वर्ब के साथ क्या लगता है, एस ही लगता है उसका। ठीक है, तो सचिन इट्स अ बाउंड्री। ठीक है, सचिन एक चौका मारता है। क्लियर है, ये सेंटेंस गलत होगा, सचिन इज ईटिंग ए बाउंड्री। क्लियर है, समझ में आ गया। रनिंग कमेंट्री कोई भी हो, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होना है। जैसे आपका रोनाल्डो, ठीक है, रोनाल्डो किक्स द बॉल, ठीक है, टू द गोल पॉइंट। रोनाल्डो गेंद को धकेलता है गोल पोस्ट की तरफ। जितना भी होना उसमें दिस टाइम सेवा कट्स द बॉल। ठीक है, ओके, टुवर्ड्स he plays the ball towards mid on area. The bowler field it. The bowler fields it in his follow through. Clear है? तो जहाँ पे भी यूज होना है, कौन से यूज टेंस का यूज होगा? नंबर 6 कौन सा है? नंबर 6 है बेटा साइंटिफिक फैक्ट। नंबर 6 कौन सा है? साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, साइंस का कोई भी फैक्ट हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे है, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल वर्ब है एट 100 डिग्री सेल्सियस। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे नीचे, वुड फ्लोट। ठीक है, वुड फ्लोट ऑन वाटर, वुड फ्लोट ऑन ए वाटर। ये दूसरा एग्जांपल। तो देखो फ्लोट, तो फ्लोट के क्या लगेगा, एस लगेगा। फिर साइंटिफिक फैक्ट है, लकड़ी पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है, तो यहाँ पे एस लग जाएगा, यानी वर्ब की फिर फॉर्म लग जाएगी। पहले में क्या लग जाएगा, बॉयल के साथ एस लग जाएगा। क्यों बेटा, क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है। टेंस कौन सा यूज होना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। Is there any doubt? No sir. Clear to all of you? So you having any kind of doubt? Okay, next. So number 7 क्या है? Number 7 use. ठीक है, नंबर जो 7 यूज है वो है आपका रनिंग कमेंट्री हो गया। कोऑर्डिनेट क्लॉज, एक तरफ सबऑर्डिनेट क्लॉज है और एक तरफ क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और उसमें इफ व्हेन और टिल ऐसी कंजक्शंस का यूज किया जाता है। इफ व्हेन और टिल ऐसी कंजक्शन का यूज किया जाएगा। और एक तरफ एफ पी आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इज इक्वल टू एफ आई बनेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक तरफ यूज हुआ तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, और इस तरफ यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स में मैं आपको सिखा भी चुका हूँ इस बारे में, आज इसको कंप्लीट करवा के नेक्स्ट टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है, हाँ, इफ यू टेल वर्ब है, इफ यू टेल मी आई हेल्प यू। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इफ यू टेल मी आई हेल्प यू, तो क्या आ जाएगा, पहले यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। इफ यू विल टेल मी, यदि तुम मुझे बताओगे अपनी समस्या, अपने प्रॉब्लम के बारे में, आई हेल्प यू। ठीक है, तो हेल्प का क्या रह जाएगा बेटा, हेल्प ही रह जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, दूसरी तरफ आगे क्या आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है? इसके पहले के लेक्चर्स में मैं आपको एक कंप्लीट सिखा चुका हूं, आज उसका एक रिवाइज करवा रहा हूं, उसको फाइनल टच दे रहा हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है,
हाँ, उसके बाद आगे चलते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से यूज होने हैं ऐसे में? कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से यूज होंगे? इफ, व्हेन और टिल। क्लियर है? नेक्स्ट नंबर 8, यूज ऑफ नंबर 8। यदि सेंटेंस हियर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, यदि सेंटेंस हियर व देयर से स्टार्ट हो रहा है तो कौन से टेंस का यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना है। एग्जांपल के तौर पे है here comes the bus। बस यहाँ आती है, बस यहाँ आती है। There he goes, वह वहाँ जाता है। तो कौन से टेंस का यूज हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ। Here there से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं उनमें कौन से टेंस का यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ में आ गया आप लोगों को? अभी नेक्स्ट करवाता हूँ नंबर 9 क्या है। मैंने आपको नंबर 9 पे अभी बता रहा हूँ बेटा। यदि कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने डिस्कस भी किया है इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट की सेंस मिलती है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे है ओपन द बुक, ओपन द बुक, किताब को खोलो, ठीक है। किताब को खोलो तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, किताब खोलते हैं, ठीक है। ओके, आप सब किताबें खोलते हैं। तो यहाँ पे ओपन द बुक, ओपन द बुक यहाँ पे मेन वर्ब आया हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है, और ये हमेशा कौन सी फॉर्म में रहेगा? फर्स्ट में ही रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं इससे आगे नंबर 10। नंबर 10 यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। नंबर 10 क्या है? नंबर 10 है अब आपका ड्रामेटिक नैरेटिव्स हो। क्या हो? ड्रामेटिक नैरेटिव्स, ठीक है। ड्रामेटिक नैरेटिव्स हो, उस केस में भी किसका यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना है। जैसे सनी देओल, सनी देओल, ठीक है। सनी देओल, देओल, सनी देओल। उसके बाद सेज, और यहाँ पे ये 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है। ये 2.5 किलो का हाथ है, तो ये 2.5 किलो का हाथ है। ये इसको आप ऐसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी कम इंग्लिश। 2.5 किलो का हाथ है, हाथ है। सुना होगा तुमने किसी मूवी में ऐसे डायलॉग को, ठीक है। ओके, सो ये क्या है? ड्रामेटिक नैरेटिव्स है। ड्रामेटिक नैरेटिव्स जहाँ पे भी होंगे कौन से टेंस की यूज होना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज। इज दैट क्लियर? सो ड्रामेटिक नैरेटिव्स क्या होते हैं? नाटकीय रूपांतर, ठीक है, नाटकीय वर्णन। दूसरा है जैसे हाँ, राणा, राणा kills his enemy with his sword, with his sword। राणा अपने तलवार से अपने दुश्मन को मार गिराते हैं। क्लियर है? ड्रामेटिक नैरेटिव्स का यूज हुआ है। इज दैट क्लियर? अभी नंबर 11 पे प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके लिए यूज होता है? तो नंबर 11 है बेटा, नंबर 11, नंबर 11 के लिए क्वाटेशंस क्या हो? क्वाटेशंस, क्वाटेशंस कोई भी कथन हो उनके लिए इस टेंस का यूज होता है
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो। ठीक है, तो क्वाटेशंस कथन होते हैं। क्वाटेशंस क्या होते हैं? कथन। कथन। ठीक है, जैसे है हाँ, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस says, सुभाष चंद्र बोस says, give me blood, give me blood, I will give you freedom. देखो यहाँ पे सेज आया हुआ है, क्वाटेशंस है, यस या नो? Yes, sir. कौन से टेंस का यूज हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ, क्योंकि जहाँ पे भी क्वाटेशंस आएगा, क्वाटेशंस का मतलब कथन है कि ये बात किसके द्वारा कही गई, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? क्वाटेशंस कहेंगे, कथन कहेंगे। और कथनों के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट। और भाषा के ऊपर खासा काम करने की जरूरत है। बार बार मैं आप सबको ये बताना उचित नहीं समझता, एक बात को बार बार रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। You should work on your language. ठीक है? I can understand you pretty well that you are not in the position, you are not capable to speak a fluent English, but you are capable to speak in Hindi. But you haven't tried yet. But you haven't tried yet to speak in Hindi. So first work on your language. What is our mother tongue? That is Hindi. So try to speak in Hindi more and more, and then you should convert yourself in English. Is it okay? Next. So number 11 we have done. So number 12. Number 12 क्या है? हाँ, यदि आपका क्या हो? हिस्टोरिकल फैक्ट हो, क्या होता? हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तो हम या इवेंट हो, तो जहाँ पे यूज पास्ट इंडेफिनिट का होता है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे इंडिया, अब यहाँ पे फाइट वर्ब है, इंडिया फाइट्स its first battle. India fights its first battle against Pakistan, Pakistan in 1962. Okay, 1965 to China. ठीक है, 1962 इंडिया fought against China. भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान से पहली बार भिड़ा 1965 में। हिस्टोरिकल फैक्ट है, अरे यस या नो? Yes, sir. लेकिन टेंस कौन सा यूज हुआ? इंडेफिनिट यूज हुआ। क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को छोड़कर और टेंस यूज कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। हम फाइट की जगह क्या कर सकते हैं बेटा? फॉट भी कर सकते हैं, ये भी सही है। ऑप्शनल चॉइस हमारे पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए भी जा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट के लिए भी जा सकते हैं। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट, आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम खत्म करने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट, नंबर 13, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट हो, क्या हो? एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट, ऑफ है प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। और नंबर 14 क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं, पोर्शंस ऑफ प्रेजेंट, पोर्शंस ऑफ ए प्रेजेंट। और नंबर 15 है प्लान फ्यूचर। नंबर 15 क्या है? प्लान्ड फ्यूचर। क्लियर है? ये यूजेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट में क्या होता है? इज, एम और आर का यूज किया जाता है इस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप ये कहेंगे सर इज एम आर का प्रयोग तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है। जी बेटा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी होता है, लेकिन वहाँ यूज इसका किसके साथ होता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग यूज होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आएगी, इज एम आर का अकेला यूज होगा किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको दिखाने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट, वर्तमान की स्थिति को दिखाने के लिए, वर्तमान की स्थिति को दिखाने के लिए। ठीक है? ओके, इट इज योर वीडियो लेक्चर, इट इज योर वीडियो लेक्चर। अब वर्तमान में ये वीडियो लेक्चर चल रहा है, ठीक है, फॉर ऑनलाइन क्लास एंड फॉर ऑफलाइन क्लास। इससे अलग तो कुछ नहीं है। यस या नो? ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ये एक लड़का है। आज की तारीख में तो लड़का ही है, यानी प्रेजेंट स्टेट क्या है यहाँ पे? एग्जिस्टेंस क्या है इसकी? आज की तारीख में लड़का है, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ प्रेजेंट कीज का यूज हो गया। हाँ, इट इज अ फैन, ये एक पंखा है, तो एग्जिस्टेंस क्या है इसकी? पंखे के रूप में है। क्लियर है? तो इन सिंगुलर के लिए, आर प्लूरल के लिए, एम के लिए आई। क्लियर है? ठीक। पोर्शंस ऑफ प्रेजेंट यानी अधिकार हो, क्या हो? अधिकार। अधिकार किसका हो? वर्तमान का, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर हैज और हैव। किसको दिखाने के लिए? अधिकार को दिखाने। हैज हैव का प्रयोग तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज होता है, लेकिन वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन यहाँ पे अकेला हैज हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? इसका एग्जांपल आपको करवाऊं तो एग्जांपल क्या है? आई हैव अ कार, आई हैव ए कार। मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास एक गाड़ी है। उस गाड़ी पे किसका अधिकार है? मेरा है। आया समझ में? मैंने पैसे दे के खरीदी है, मेरे ही नाम है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्या है? मेरा उसके ऊपर अधिकार है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ये पेन मेरा पर्सनल है। क्लियर है? इसके ऊपर मेरा अधिकार है। ठीक है? दैट इज हाँ भाई, दैट हैज हिज नोटबुक। ठीक है? वो नोटबुक किसकी है? उसकी है। वो नोटबुक किसकी है? उसकी है। क्लियर है? दिस इज अ नोटबुक। ये तो क्या है? एग्जिस्टेंस है कि ये पुस्तक ही है, एक कॉपी है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। और दैट हैज हिज नोटबुक, ये किसकी पुस्तक है? उसकी पुस्तक है। क्लियर? समझ में आ गया भाई? लास्ट में है प्लान फ्यूचर, नंबर 50। तो प्लान फ्यूचर में क्या होता है बेटा? प्लान फ्यूचर यानी आप भविष्य के लिए कोई स्थायी मान के चलें, ठीक है? तो उसमें नेक्स्ट डे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, इन सब वर्ड्स का यूज होगा, क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है फ्यूचर को दिखाने के लिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 टेंस का यूज होगा प्लान फ्यूचर में। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा बेटा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, और तीसरा फ्यूचर इंडेफिनिट का। इज दैट क्लियर? प्लान फ्यूचर में दिखाने। एग्जांपल क्या हो सकता है? I return here on tomorrow. I return here on tomorrow. मैं यहाँ कल लौटता हूँ। मैं यहाँ कल लौटता हूँ। कल कौन सा है? आने वाला कल है। ठीक है?
ओके, सो यहाँ पे प्लान फ्यूचर है, टुमारो के साथ मैंने किस टेंस का यूज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ऐसा है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको फाइनल करवा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आखिरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बेटा ये 15 कॉन्सेप्ट तो थे ही, अब हम करवा रहे हैं आखिरी, और इस लेक्चर को खत्म करेंगे। आखिरी क्या है, हम दो टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक तो होता है बेटा इम्पैथिक, एक तो इम्पैथिक, और एक होता है नॉन इम्पैथिक। नॉन इम्पैथिक, ठीक है, नॉन इम्पैथिक। इम्पैथिक और नॉन इम्पैथिक क्या होता है? सो इम्पैथिक और नॉन इम्पैथिक क्या होता है बेटा? इम्पैथिक के अंदर यानी अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, यहाँ पे भी कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन या फिर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ओके। लेकिन ये स्ट्रक्चर किसका है? नॉन इम्पैथिक सेंटेंस का है। ठीक है, अगर सेंटेंस इम्पैथिक है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन, कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अब मैं एक धमाका करने वाला हूं आप लोगों को ये बता के कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भी डू और डज का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन किसके लिए? जोर देने के लिए। किसके लिए? जोर या दबाव डालने के लिए। ठीक है, जोर या दबाव डालने के लिए एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जोर व दबाव देने के लिए, एम्पैथिक सेंटेंस को करने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए आप डू डज का यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। किस प्रकार से? एग्जांपल है, अब एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो यूजुअली हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। अब दूसरा सेंटेंस है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? नॉन इम्पैथिक सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ? नॉन इम्पैथिक। इसमें किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं दिया गया। अब दूसरा है, घर वाले कहते हैं तुम कुछ नहीं करते हो, निकम्मे हो एक नंबर के, ठीक है, निठल्ले हो। तो आप ये क्या कहेंगे? तुम पढ़ते ही नहीं हो कुछ, तुम ये कहेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। आज से जाके मेरे टीचर से पूछ लीजिए, पढ़ता तो आए ना वो अलग बात है, लेकिन मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। आया समझ में? वो तुम्हें कह देते हैं यार तुम बिल्कुल ही तेज हवा चलेगी तो उड़ जाओगे, कुछ खा पी लिया करो। तो कहते खाता तो बहुत हूँ, लगता नहीं है, मैं खाता तो हूँ। ठीक है, यानी इम्पैथिक जोर दिया जा रहा है। यस या नो? ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं डेली लाइफ में? नहीं बनते हैं? बनते हैं। तो ऐसे की इंग्लिश क्या है? मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ, तो आई डू लर्न इंग्लिश, आई डू लर्न इंग्लिश। आप ये कहेंगे ये कैसा सेंटेंस हुआ? ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। आई डू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। कैसा सेंटेंस बन गया? इम्पैथिक सेंटेंस बन गया। ठीक है, कैसा बन गया? इम्पैथिक बन गया, मैं अंग्रेजी पढ़ता तो हूँ। ठीक है, इंग्लिश क्या होगी? हाँ, किसकी इंग्लिश? क्या पूछ रहे हो तुम? कार्य प्रगति पे। कार्य प्रगति पे है, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है, वर्क इन प्रोग्रेस। आप रोड के ऊपर भी देखते होंगे ऐसे होर्डिंग्स लगे हुए, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये।
तो समझ में आ गया, मैं पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों को पढ़ाता तो हूँ, आई डू टीच स्टूडेंट्स, लेकिन विद्यार्थी ऐसे हैं रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, बराबर होमवर्क नहीं करते हैं, बराबर फीडबैक नहीं देते हैं। मैं तो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करता हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और आशा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सपोर्ट अस, और किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वंडरफुल डे।